मैक्सटन का क्रेजी कमबैक हुआ है भाई। आई फील लाइक मैक्सटन का अच्छा खासा कमबैक हो रहा है। मैक्सटन ने एक नया चैनल बनाया और वहां पे ही अपलोडेड अ वीडियो एंड उस पे 2 लाख व्यूज आ गए। आफ्टर दिस वीडियो यू विल लीव इंडिया परमानेंटली। भाई ऐसे मत बोलो, मुझे इंडिया को छोड़ना नहीं है। आई लव इंडिया बट या देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया। Imagine a country run by murder. अरे ये इंग्लिश में क्यों है भाई? ये इंग्लिश में वीडियो क्यों बनाने लगा भाई? रुको, ओके लेट्स सी मैक्सटन की ये वीडियो कैसी है। सोचो एक ऐसा देश जिसको मर्डरर्स, क्रिमिनल्स और रेपिस्ट मिलकर चला रहे हो। जब चाहे तब क्राइम कर सके, इनके बच्चे जब चाहे तब किसी भी गरीब को कुचल सके, किसी भी लड़की को उठा के जो चाहे वो कर सके। और जो जज जिसका काम है इंसाफ दिलाना, वो गरीबों की मदद करने के बजाय उन क्रिमिनल्स की मदद करे। और गलती से भी जज पकड़ा जाए तो वो क्रिमिनल्स मिलकर उन जजेस को बचाए, उनको प्रमोशन दे दे। तो आपको कैसा लगेगा? आप तो यही सोचोगे ना, ये बहुत ही बेकार देश है। बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पे वो देश है इंडिया। इंडिया आई मीन सी आई टेल यू ठीक है ना, द होल थिंग। मुझे पर्सनली लगता है इंडिया में, तुम जानते हो, पॉपुलेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। पीपल से कि इंडिया में पॉपुलेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि भाई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इस चक्कर में इतनी ज्यादा गरीबी है और इस चक्कर में इतना ज्यादा गंदगी है। आई डोंट एक्चुअली बिलीव दैट। मेन थिंग इज करप्शन। इंडिया में एक्चुअली में दोस्तों करप्शन है। आप बात मानो या ना मानो, ठीक है ना। ये जो करप्शन है, इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते कि करप्शन कहां से हो रहा है, कहां से नहीं हो रहा है। बिकॉज करप्शन ऊंची जगह से नहीं, करप्शन सबसे नीची जगह से हो रहा है। एक तो वो प्रॉब्लम है, और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर किसी को लगता है भाई वही तोहफीबाज है, भाई वही है गुंडा, उसके अलावा तो सब चूते ही हैं। हर किसी को ना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक तो वो कास्ट सिस्टम के चक्कर में भी रहा है कि भाई मैं बड़ी कास्ट हूं, तू छोटी कास्ट है, फिर मैं ज्यादा अमीर हूं, तू कम अमीर है। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इंडिया में बहुत ज्यादा है। उसके चक्कर में इंडिया में कभी सिविक सेंस आया ही नहीं। एक करप्शन, एक सिविक सेंस, दीज आर द ओनली 2 थिंग्स जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। लोग जब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म कर देंगे ना, कि भाई कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इतनी ज्यादा चीजें नहीं होती, तब थोड़ी बहुत चीजें सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगी। करो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। भाई ये बंदा इसलिए बड़ा है कॉज भाई इसने सबसे बड़ी कंपनी बनाई, वो है तुमसे बड़ा भाई, उसने कुछ तुमसे ज्यादा उखाड़ा है। दैट इज द प्रॉब्लम, जितना मुझे लगता है। इंडिया बर्बाद हो रहा है। बस फर्क इतना है, पहले कांग्रेस ने किया, अब बीजेपी कर रही है। गरीब बंदा झूठे केस के लिए 40 Bro, he is going all in political? What the साल जेल fuck? काटता है। और वहीं एक करप्ट जज 15 करोड़ का भी स्कैम कर दे, पुलिस उसको गिरफ्तार करने के बजाय उसके सारे सबूत मिटा देती है। यहाँ पे इंसाफ इस बेसिस पे नहीं मिलता कि आप कितने ईमानदार हो, यहाँ पे इंसाफ मिलता है उस बेसिस पे कि आप कितने पावरफुल और पैसे वाले हो। और मीडिया जिनका काम है सच दिखाना, वो सिर्फ रूलिंग पार्टी की दलाली करने में लग जाती है। Yeah, media is dumb. भाई मीडिया में I personally believe भाई कोई प्लीज मीडिया टाइप की चैनल ऑन YouTube चालू कर दो, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ यूट्यूबर, बिकम अ यूट्यूबर हु जस्ट गोज। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये है बिकम अ मीडिया चैनल, अ जेनजी मीडिया चैनल, सिंपली। एंड जो भी हो सकता है वो चीजें बताओ। मीडिया तो चूतिया है भाई इंडिया की, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ भाई, अजीब से लोग हैं भाई ये। इससे बढ़िया मुझे तो स्पेशली लगता है भाई यूट्यूब है, प्लीज तुम लोग मीडिया चालू करो। यू गाइस बिकम दिस थिंग। नेपाल का जेनजी बोल रहा है कि अगर मोदी जैसे नेता होते तो नेपाल की ये हालत ही नहीं होती। अब इससे पहले किसने कितना बर्बाद किया, सोनम वांगचुक के बारे में बताऊं या फिर दूसरे एक्टिविस्ट के बारे में बताऊं? थोड़े से हम पॉलिटिकल स्कैम्स के बारे में जान लेते हैं जो कांग्रेस और बीजेपी ने किया। सबसे पहले कांग्रेस के स्कैम के बताता हूं। सबसे पहले आता है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जो 2008 से 2010 के बीच में चल रहा था। इस स्कैम के तहत काफी सारे टेलीकॉम कंपनी को फर्जी लाइसेंसिंग या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें की गई जिसके कारण उनको फायदा पहुंचे। और लगभग 1.76 लाख करोड़ का स्कैम कर दिया कांग्रेस ने, लगभग 40 बिलियन US$। फिर आता है कॉमनवेल्थ स्कैम। जब पूरी दुनिया कॉमनवेल्थ गेम्स का इंतजार कर रही थी, सबकी नजर भारत पे थी कि भारत इस बार कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट करेगा, कांग्रेस ने यहाँ पे भी नाक कटवा दी। 70,000 करोड़ का मिसमैनेज कर दिया और भी हजारों करोड़ों की 70,000 करोड़ भाई, ये कितने पैसे होते हैं? स्कैम कर दिए लोगों ने। और इस स्कैम के बाद पूरी दुनिया में भारत की जिस तरीके से नाक कटी है ना, इसकी भरपाई आज तक नहीं की जा सकी है। और ये तो वो स्कैम है जो कांग्रेस के 2008 से 2014 के बीच में पकड़े गए। इससे पहले भी कांग्रेस ने बहुत स्कैम किए। वीडियो बनाने बैठा तो लगभग 40-50 मिनट की वीडियो तो इन्हीं के स्कैम पे निकल जाएगी। फिर इसके बाद आती है बीजेपी, जिसका सबसे कॉमन स्कैम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। और इस स्कैम में सिर्फ बीजेपी शामिल नहीं थी, कांग्रेस भी शामिल थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को सजा सुनाने का फैसला किया और इनको सजा मिलने ही वाली थी, कांग्रेस बीजेपी ने आपस में मिलकर पूरा का पूरा नियम चेंज कर दिया है। ये बोल दिया कि अब जो भी पैसे आएंगे हम इनको प्राइवेट रख सकते हैं। मतलब अपोजिशन और रूलिंग पार्टी की चोरी जब एक साथ पकड़ी गई तो आपस में मिलकर इन्होंने कोलैबोरेशन कर लिया और अपनी चोरी को बचाने के लिए पूरा नियम बदल दिए। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। तो इस चीज से एक चीज तो साफ है, अगर आपको लगता है बीजेपी को हटा के आप अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो भाई उसमें भी आप ही का नुकसान है, वो भी चोरी है। बस फर्क इतना है, एक चोर हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड खेलता है तो दूसरा चोर आई थिंक मैक्सटन भाई आज के दिन कुछ ज्यादा चीजें नहीं बोल रहा भाई।
मतलब ये बोलता ही ज्यादा है. Saying Maxton ready to eat exactly. I mean he's spitting भाई चीजें बता रहा है भाई. अधिकार खेलता है. चलो ये तो वो स्कैम है जो सरकार चोरी छुपे कर रही है. खुल्लम खुल्ला स्कैम भी चल रहा है वाराणसी के अंदर. 807 करोड़ में 3.7 किलोमीटर बनाया. Oh yeah, this is stupid man. मैंने ये चीज देखी थी भाई, मुझे समझ में नहीं आया भाई. पर किलोमीटर इस चीज को बनाने में 215 करोड़ कैसे खत्म हो गए. मैं क्यों बताऊं, 215 करोड़ में 1 किलोमीटर की ये लाइन बन रही है. इतना महंगी कैसा है भाई ये, मुझे समझ में नहीं आया. इससे इतना महंगा तो भाई लाइक वो नहीं होती है, बुलेट ट्रेन नहीं होती है. जब मैं चाइना गया था तो मैंने बुलेट ट्रेन का चेक किया था कि भाई कितनी एक्सपेंसिव होती है. वो इतना नहीं था. इट वॉज वेरी गया मतलब 215 करोड़ रुपए पर किलोमीटर. अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो फिर भी ठीक है, रोपवे जमीन अमीन लेनी पड़ती है. तो मैं बता दूं चाइना की एवरेज बुलेट ट्रेन का कॉस्ट है वो है 121 करोड़ पर किलोमीटर. मतलब वाराणसी का रोपवे सोचो बुलेट ट्रेन से ज्यादा कि बुलेट ट्रेन से महंगा है. मतलब एक चीज तो साफ है, वाराणसी में खुल्लम खुल्ला स्कैम चल रहा है. बस हम इसको स्कैम नहीं बोल सकते क्योंकि हम आम नागरिक हैं. अगर हम बोलेंगे तो हमारे खिलाफ केस हो जाएगा. तो हम बस ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये स्कैम हो. भाई आइसमैन हैशटैग बन फैन बन गई भाई. ये तो क्रेजी होगी भाई, क्रेजी भाई. W आइसमैन इन द चैट. हो सकता है नहीं हो सकता है. और स्कैम की बात आए और मैं गडकरी जी के बारे में बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है. और मैं यहाँ पे इथेनॉल स्कैम के बारे में भी नहीं बोल रहा, जिसको हम स्कैम बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये एक पॉलिसी है जो 2030 तक आनी थी, पर अपने बच्चे को अमीर बनाने के लिए नितिन गडकरी ने इसको 2025 में ही लागू कर दिया. 15 रुपए का पेट्रोल का हवाला देकर और तरह तरह के झूठ बोलकर यहाँ पे नितिन गडकरी ने लोगों के भावनाओं के साथ खेला है. यही सेम चीज अगर किसी नेता ने अमेरिका, जापान या फिर चाइना में किया होता तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही अलग होते. चीचाचू कंट्री चाइना. भाई चाइना में दोस्तों, चाइना बहुत सीरियस है इस चीज के बारे में. तुम जानते हो दोस्तों, चाइना में अगर तुम्हें पकड़ा गया करप्शन के मामले में तो क्या होगा. इथेनॉल शिट इज सो फक्ड अप. या भाई मेरी गाड़ी है ना BMW, उसमें बहुत दिक्कत होती है भाई. दोस्तों चाइना के अंदर सीधा तुम्हें जेल होती है और समटाइम सीधा पूरा देयर इज नथिंग, जान से मारने की धमकी. सीधा पेल देता है भाई, जैसे उनको पता लगता है कहीं पे करप्शन हो रहा है या फिर गप्पलेबाजी का कोई भी शक है. तो हाल ही में दुनिया भर में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि चाइना में इसको मौत की सजा सुनाई गई है. इसका जुर्म क्या है आप जान के हैरान होंगे, करप्शन. और अमेरिका में मीडिया ट्रायल इस तरीके से सवाल पूछते हैं ना, सामने वाला बंदा कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहता. और यहाँ पे मीडिया तो कठपुतली है, तो ये इनसे सवाल वैसे भी नहीं पूछने वाले. इसके अलावा द्वारका और NHA आया स्कैम, जिसमें 2023 के तहत जो रोड बनने थे उसमें 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर लगना था. और जब ये टेंडर पास हुआ तो काफी सारे चेंजेस करके इसको पहुंचा दिया गया 215 करोड़ पर किलोमीटर. मतलब एकदम से दाम को 10-15 गुना बढ़ा दिया गया. और अगर वापस से चाइना से कंपेयर करें, चाइना के जो नॉर्मल हाईवेज का कॉस्ट होता है वो होता है लगभग 100 से 150 करोड़ पर किलोमीटर, और वहीं एक्सप्रेसवे का 200 करोड़ रुपए पर किलोमीटर. मतलब यहाँ पे पैसे तो चाइना के बराबर खर्च हो रहे हैं. रोड चाइना के बराबर क्यों नहीं है. चाइना के जो भाई रोड तो हमारी भाई दिक्कत है यार भाई. तुम्हें बताता हूँ रोड हमारी, पता तुम्हें समझा देता हूँ. एक चीज बताता हूँ, तुम्हें बहुत फनी चीज लगेगी. इंडिया के अंदर इफ यू गेट अ सुपर कार तो लोग आपको चूतिया बोलेंगे, ठीक है ना. वो ये नहीं बोलेंगे कि भाई इंडिया की रोड में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि भाई एक बंदा सुपर कार चला नहीं सकता. वो ये बोलेंगे आप कितने बड़े चूतिया हो कि इंडिया के अंदर सुपर कार लिए हो, यहाँ पे तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है, क्या बकवास गाड़ी है. वो सुपर कार को बकवास बोल देंगे. वो ये नहीं बोलेंगे रोड, उन्होंने लोगों ने ना एक्सेप्ट कर रखा है कि यहाँ पे तो ऐसा ही है, तो वो ये बोलते भाई सामने वाला चूतिया है कि उसने सुपर कार ली है. वो ये नहीं बोल रहे कि गवर्नमेंट ने अभी तक रोड सही नहीं बना पाई या रोड सही नहीं है. अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई रोड ऐसी है, गाड़ी में प्रॉब्लम है और चीजों में प्रॉब्लम है. वी हैव अ वेरी फक्ड अप रोड भाई, सच्ची बता रहा हूँ हमारी रोड बहुत खराब है. प्लीज एक्सप्रेसवे वो 10-10, 20-20 साल तक चलते बिना उसमें गड्ढे हुए. और यहाँ तो वैसे वाले रोड का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले. यहाँ तो एकदम नॉर्मल सी रोड है, बारिश होते ही गड्ढे बन जाते हैं. 50 किलोमीटर के दायरे में आपको इतने गड्ढे मिल जाएंगे जितने आपने सोचे भी नहीं होंगे. इसके अलावा जो नया बना था अटल सेतु ब्रिज, वहां पे भी गड्ढे हो चुके हैं, जबकि वो पुल भी काफी महंगा है. हाईवेज आर गुड हमारे इंडिया के, बट नॉर्मल रोड्स आर बैड. और उस पुल को ही बनाने में लगभग चाइना जितने पैसे खर्च हुए जितना चाइना अपने रोडों को बनाने में खर्च करता है. खड्डे खुड्डे पूरे सब जगह पैच लगाए. हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया. मतलब तो जरा प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है कि गवर्नमेंट पैसा दे रही है, वो किसी और को मिलता है, वो टेंडर किसी और को देता है, फिर वो बंदा और लोगों को देता है. ये लाइन बहुत बनी हुई है और सब धीरे धीरे करके काटते हैं, ठीक है. तो इन द एंड तक भाई सबको बस पैसा ही बनाना है. तो एक्चुअली में किसने सोचा होता है कि भाई अच्छा बनाओ, खराब मत बनाओ. नीचे वाला बोलता है कि थोड़ा सा खराब बना दो और लेकिन अच्छा बनाता. नीचे वाला बोलता है अबे तू बना भाई जैसा बनाना है, बट जल्दी बना, ठीक है. बस वो 2 साल चल जाए, 2 साल के बाद हमें दोबारा पैसे मिल जाएंगे नई रोड बनवाने के लिए. तो ज्यादा अच्छा भी मत बना. अगर 10 साल रोड चल गई तो फिर 10 साल के बाद ही पैसा मिलेगा रोड के लिए. 2 साल में खराब हो गई तो सरकार को दोबारा पैसा देना ही पड़ेगा, समझे. रोड तो सही करानी है ना सरकार को.
वही। गवर्नमेंट पैसे तो तो no one चाइना knows के बराबर कि खर्च भाई कर रही है, कौन पर वो किसकी पैसे problem चाइना है, के बराबर किसकी खर्च होते हुए दिख क्यों नहीं रहे? यही चीज तो समझनी है ना। चलो तुमने रोड पे स्कैम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्कैम कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स की जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए? लिटरली ऐसे ऐसे लोगों को एग्जाम का टेंडर मिल जाता है जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है या फिर जिन्होंने पैसे का घपला किया हुआ हो। तो यही बात है, उनकी सरकार से अच्छी बातचीत है तो वापस से ले जाते हैं टेंडर। फिर जब टेंडर मिल जाता है उनको तो एग्जाम सेंटर में ना इंटरनेट होता है, ना कोई अच्छी सुविधा होती है, कभी एग्जाम सेंटर को सही से मैनेज नहीं किया जाता है, कभी सेंटर किसी जंगल में चला दोस्तों ध्रुव राठी क्यों मर गया बैक जाता है। हर साल पेपर लीक हो जाते हैं और जब स्टूडेंट आवाज उठाए तो उनके खिलाफ लाठी चार्ज हो जाता है। इतने आसानी से पेपर लीक हो जाते हैं जिसकी कोई भी हद नहीं। 70 पेपर, 80 पेपर तो एवं लीक हो जाते हैं। यूपीएससी में लोग फर्जी डिग्री दिखा के, फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के IAS IPS बन जाते हैं और जब पकड़े भी जाए तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मतलब एक गरीब बच्चा जो अपनी गरीबी मिटाने के लिए उसकी आखिरी उम्मीद यूपीएससी का एग्जाम होता है, जब उसको पता चले कि एक 40 करोड़ संपत्ति वाली लड़की पूजा खेटकर फर्जी सर्टिफिकेट दिखा के IAS बन जा रही है और पकड़े जाने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, तो सोचो उस गरीब को कैसा लगता है। No way this is real, chat. There is no fucking way this is real. Nah, there is no fucking way this shit is real. कोई नकली चीजों से IAS बन गया, पता भी लग गया तो भी उसका कुछ नहीं हो रहा। ये क्या है? और सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, SSC हो गया, नीट हो गया, हर जगह पेपर लीक बहुत ही कॉमन है। जब एजुकेशन मिनिस्टर से इन सब चीजों पर सवाल पूछा जाता है ना, एक सेंसिबल आंसर देने के बजाय वो इस टाइप का जवाब देते हैं जैसे कोई पनवाड़ी से बंदे को उठा के एजुकेशन मिनिस्टर ने बना दिया हो, जिसको कुछ ना पता हो एजुकेशन का। उस टाइप के जवाब आते हैं इनके मुंह से। Minister has blamed everybody except या वो तो प्रॉब्लम था बीच में जो हुआ था ना, वो तो प्रॉब्लम था। फिर वही बात है ना, हमारे पार्लियामेंट में 60% क्रिमिनल है, तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो ऐसे जस्टिस की? कोई एक्टिविस्ट इसके खिलाफ आवाज उठा दे तो इसके ऊपर लग जाता है UAPA। सोनम वांगचुक की फर्जी क्लिप को पूरी तरीके से सर्कुलेट किया गया, बीजेपी की IT सेल ने किया। और यही चीज हुई, सोनम वांगचुक के फर्जी क्लिप के बेसिस पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जब प्रूव हो गया कि ये क्लिप फर्जी है, सब कुछ दिखा दिया गया, उसके बावजूद वो जेल में। इनफैक्ट उनकी पत्नी को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालनी पड़ गई। मतलब किसी भी तरीके का सेंस है एक फर्जी क्लिप जिनको I mean, जब वो क्लिप अगर पुलिस ने वेरीफाई नहीं करी है कि रियल है कि नहीं है, उसके ऐसे ही उन्होंने पकड़ लिया किसी को, देन तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कल तो AI के साथ कुछ भी क्लिप बन सकती है। तो क्या ये हर किसी को पकड़ लेंगे? वेरीफाई तो करनी पड़ेगी भाई इनको। हाउ इज दैट? जब कुछ वेरीफाइड चीजें होती है तब नहीं पकड़ा जाता? सरकार के लोगों ने ही फैलाया हो, सरकार के मीडिया चैनल्स ने वायरल कर दिया हो, उस बेसिस पे एक बंदे को गिरफ्तार किया गया हो। जब प्रूव हो गया हो कि वो क्लिप फर्जी है, वो क्लिप क्रॉप्ड है, उसके बावजूद भी वो बंदा जेल में हो। ये सिर्फ इंडिया के अंदर हो सकता है। और यही सोनम वांगचुक मान के चलो इंडिया में ना होके अमेरिका में होते और वो सब काम किया होता जो उन्होंने अमेरिका किया, जैसे बच्चों के लिए एजुकेशन, सोल्जर्स के लिए अलग अलग इन्वेंशन जिनसे उनको फायदा मिले, तो अमेरिकन सरकार उनको नेशनल ट्रेजर घोषित कर देती, अलग अलग अवार्ड से सम्मानित करती, वहाँ के बिलियनर्स उनको करोड़ों की फंडिंग करते, मतलब रातों रात अमीर बन जाते सोनम वांगचुक वहाँ पे। और इंडिया में उनके साथ क्या हो रहा है वो चीज तुम्हें पता ही है। और सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं, जो छोटे मोटे पत्रकार नहीं होते जो करप्शन को एक्सपोज करते हैं, उनको तो मार ही दिया जाता है। मतलब ये सही है, बड़े जर्नलिस्ट झूठ फैलाएंगे और जो छोटे मोटे जर्नलिस्ट सच दिखाने की कोशिश करे, या तो उनके खिलाफ रेड कर दो या तो उनको जान से मरवा दो। योगी आदित्यनाथ तो ऐसे व्यक्ति है, उनको धर्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे केस ऐसे देखे गए जहाँ पे एक IAS भाई मैक्सटन ने अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है ऑन दिस वीडियो। नो सर, व्हाई डिड यू रीड इट? सो देखो, आई पर्सनली बिलीव इंडिया में पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे कि लाइक हाउ डू आई से एवरी लाइक इस वीडियो के अंदर तुमने जितनी भी चीजें देखी है ना, एवरीबॉडी नोज इट। आई डोंट थिंक तुम में से कोई ऐसा भी जिसकी आंखें अभी खुल रही हैं। हर किसी को पता है कि देयर इज अ करप्शन थिंग गोइंग ऑन। बिकॉज़ तुम एक छोटे गांव में भी रहते हो ना, तो गांव में भी तुम एक करप्शन वाली चीज देख सकते हो कि आप राशन लेने जाओगे, लेकिन भाई कुछ लोग के दूसरे लोग के नाम पे कुछ लोग राशन ले लेते हैं जो राशन डिजर्व भी नहीं करते। राशन उनको मिलता है जो गरीब होते हैं, ठीक है, बट यू विल सी फैमिलीज हु आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी स्टिल गेटिंग राशन, ठीक है ना। ये तुमने देख रखा है, ये तुमने अपने गांव में भी 100% देख रखा होगा। एवरीबॉडी नोज इट, nobody want to change it। अब राइट नाउ जो है ना ये चल रहा है, अब ये जो नई जनरेशन है they don't want this shit, ठीक है ना। हमें प्रॉब्लम है बिकॉज हमें बनाना है भाई, इंडिया को बड़ा बनाना है, तो इसीलिए अब लोग बोलना स्टार्ट किए हैं। पहले लोग बोल नहीं सकते थे, अब बिकॉज ऑफ इंटरनेट पीपल कैन स्पीक एंड 100% तुम बिलीव नहीं करोगे ऐसी वीडियो जब लोग बनाते हैं जैसे कि मैक्सटर ने बनाई, 100% इस वीडियो का इंपैक्ट जो है ना बहुत लोग के दिमाग में जाएगा एंड वो लोग भी वीडियो बनाएंगे ऐसी टॉपिक्स के ऊपर जैसे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। फिर IPS उसके बाद जो है ना ये चीजें धीरे धीरे करके फिक्स होगी। कुछ टाइम में जो ये वीडियोस को देख रही हैं, यही वीडियोस को देखने के बाद वो भी पॉलिटिकल चीजें करेंगे, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, तब वही चेंज करेंगे। कभी ना कभी तो और नए लोग आएंगे ना, एंड तभी होगा। तो ऑफिसर किसी के करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो उसको मंत्री से धमकी आ जाती है कि आप ये सब बंद कर दो। मतलब एक चीज तो साफ है, IAS या फिर IPS जैसी रैंक हमारे देश के वन ऑफ द पावरफुल रैंक्स में आती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी मंत्रियों के आगे कहीं ना कहीं हद तक झुकी जाती है। ये सारे क्रिमिनल्स मिलके देश का फायदा करने के बजाय उसका फायदा कर रहे हैं, कॉर्पोरेट का फायदा कर रहे हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन का फायदा कर रहे हैं, जिनसे इन मंत्रियों को भी फायदा होता है। और कॉर्पोरेट से याद आया, अडानी के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर अडानी के ऊपर काफी सारे कंट्रोवर्शियल चीजें रह चुकी है। जैसे एग्जांपल में आसाम में उनके ऊपर कुछ तो आरोप लगे थे जिसमें उनको
उनको जमीन गलत तरीके से मिली थी और ये आसाम कोर्ट ने बोला था। उसी तरीके से अडानी के ऊपर काफी सारे ऐसे मामले हैं जिसमें ये देखा गया है कि मोदी जी उनको फेवर करते हैं हर टेंडर को दिलाने में। 2022 में महाराष्ट्र का तरानी रिवर प्रोजेक्ट अदानी ग्रीन्स को मिल गया। अगले साल अदानी को इस प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से कुछ बड़े चेंज। या आई नो अबाउट दिस, लाइक जो ये मीटिंग हुआ था उसमें वन ऑफ द गाय वाज अदानी के उधर से, ये मैंने देखा किया। जैसे डैम को लगभग 100 मीटर और चौड़ा करना, इसके अलावा किसानों की 40 एकड़ जमीन और एक्वायर करना। अब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास एक 7 बंदों की एक्सपर्ट। आई हैवंट सीन अदानी ग्रुप का एक भी खराब चीज। ऑनेस्टली अदानी ने जितनी भी चीजें बनाई है, आई फील लाइक दे आर गुड इनफ। मतलब मैंने एक भी खराब चीज नहीं देखी। एटलीस्ट अदानी धारावी में रीडेवलपमेंट प्लान तो कर रहा है, यस मैंने देखा। हाउ इज दैट? कमेटी होती है जो देखती है कि किसी भी प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट पे असर क्या होगा और फिर उसे रिजेक्ट या अप्रूव करती है। तो जब अदानी की ये प्रोजेक्ट फाइल अप्रूवल के लिए इस कमेटी के सामने है, तो इस कमेटी ने अपनी पहली ही मीटिंग में इन चेंजेस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि 7 एक्सपर्ट की कमेटी में जनार्दन चौधरी नाम का एक बंदा भी बैठा था। आप एक बार इसका नाम गूगल करो, आपको दिखेगा ये अदानी ग्रीन कंपनी में एडवाइजर है। अदानी साहब, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप 3 घंटे का पेपर बैठकर लिखो और उसे चेक करने वाला आपका अपना ही एम्प्लॉय हो, तो आप किसी भी हालत में फेल तो नहीं हो सकता। अब ये कितना सच है कितना नहीं, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि वीडियो टेक डाउन हो जाएगी और इतने बड़े आदमी के ऊपर तो बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है। पर अगर थैंक गॉड भाई, क्योंकि भाई ये सोचता तो नहीं है भाई। इसको पता है इसको कोई लाइक मैक्सटन को पता है कि इसके ऊपर कोई नहीं बोलने वाला। इसके साथ अगर भाई कोई बैठा है उसकी चीजें बर्बाद हो जाएंगी भाई, उसके ऊपर लोग बोलेंगे। बिकॉज लोग को पता है मैक्सटन पे बोलोगे भी क्या, अब तो लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई सीरियसली नहीं लेता भाई मैक्सटन को, ठीक है। तो इसलिए क्या आप बोलते रहो भाई, तो अजीब है भाई। रामदेव का एग्जांपल ले, तो रामदेव को उत्तराखंड में जमीन मिल गई आसानी से। क्यों मिल गई? क्योंकि ये अपने ही कंपनियों के साथ आपस में टेंडर वाला कंपटीशन लड़ रहे थे। करप्शन हमारे देश में इस तरीके से सड़ चुका है ना, साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे देश को क्रिमिनल्स चला रहे हैं और चला ही नहीं रहे हैं। ये तो प्रूव्ड है। बीजेपी के लगभग 40% एमपीज क्रिमिनल चार्जेस है उनके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 50% एमपीज के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है। कईयों के ऊपर रेप मर्डर जैसे चार्जेस तो कॉमन है। और तुम्हें पता है किसी डेवलप कंट्री में इस तरीके की चीजें होती नहीं है। अगर जापान में देखा जाए, वहां पे आपको साल 2 साल में कोई एक करप्ट नेता देखने को मिलता है। वो भी अगर जैसे दिख जाने फिर पता लग जाए, फिर उसके खिलाफ कोई भी सबूत मिल जाए, शक हो जाए, उसको तुरंत पार्टी वाले निकाल देते हैं। That is 100% true, ऐसा होता है। जैसे ही आप क्राइम करो तो आपको एक पार्टी में पूरी तरीके से लिमिटेशन मिल जाएगा। बस आपके पास क्राइम करने का हुनर होना चाहिए, आपको पार्टी में एंट्री हो जाएगी। चाइना में तो क्रिमिनल चार्जेस आप रखने का सोच भी नहीं सकते, वहां तो सीधा एक्सक्यूट कर देते हैं। वो चीचाचू वाले भाई बहुत सनकी है भाई इन सब मामलों में। बस हमारा इंडिया ही सबसे गया गुजरा बनते जा रहा है। हमारी औकात सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से कंपेयर करने की है। यहाँ के मीडिया वाले तो चाइना तक से सवाल पूछने से डरते हैं। हाँ, बीच में कभी न्यूज चला देंगे कि हम चाइना को पेल सकते हैं, हम चाइना से बराबर है, हम चाइना के ऊपर है। पर नहीं भाई, वी आर नॉट क्लोज टू चाइना गाइस। मैं चाइना गया हूँ, चाइना इज गोइंग फार अहेड। सो जो चाइना के पास खुद का AI शिट है, ठीक है, they're investing their money in AI बहुत ज्यादा। we are not investing any money in AI. people have no fucking idea AI कितनी बड़ी चीज है जो कि हमें करना चाहिए, ठीक है। no one is doing that. तो नहीं, हम चाइना के आसपास में नहीं है। बट अभी एक रिसेंटली एक नई चीज हो रही है कि भाई अचानक से गवर्नमेंट एंड अ लॉट ऑफ पीपल इंडियन टेक कंपनीज के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अब जोहो इज 1990s की कंपनी, ठीक है ना। जोहो नाउ मेक्स एवरीथिंग इन इंडिया। वो खुद का AI भी बना रही है, अभी मैंने देखा, ठीक है। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। यही होना चाहिए भाई, इंडिया में इंडियन कंपनीज को सपोर्ट करो भाई। इंडियन कंपनी, बिकॉज वी आर द वन जो कि बाहर जाके ज्यादा पैसा कमा के उनकी कंपनीज बना रही हैं, राइट। यहाँ पर भी पैसा आएगा। इंडियंस कैन मेक ग्लोबल प्रोडक्ट्स जो कि विदेश में भी वर्क करेंगे एंड देन दे कैन अर्न मोर मनी। उससे इंडिया में हमने कितने सारे ओवरऑल टॉप 20 बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड में हमारी कोई कंपनी नहीं आती होगी। आई थिंक दिस ओनली ज़ीरोधा साइज से आ भी सकती होगी, या ज़ेप्टो। एंड फॉर सम रीजन एक इंडिया में एक और भी चीज़ हो गया है, व्हेन यू टॉक अबाउट अ न्यू स्टार्टअप, ज़ेप्टो बना दो, ठीक है ना। यही तो ऐसे ब्रांड बना दो। तो हालांकि विच इज़ अ रियली गुड थिंग विच वॉज नीडेड एक टाइम पे। बट आई फील लाइक कि अब वो मार्केट से लोग बढ़ के और भी चीज़ें करनी चाहिए। लोग कर नहीं रहे हैं, बट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये गलती से भी बिकॉज ऑलरेडी ज़ेप्टो, ठीक है ना, एंड ब्लिंकिट एंड स्विगी, ओला, उबर, इन्होंने बहुत सारी चीजें करी। अब टाइम टू मेक समथिंग बिगर। वो चीचाचू वाले भिड़ गए ना भाई इंडिया से। दुआ मनाना कि ना भिड़े, नहीं तो चीचाचू बोलना सीख जाओगे भाई, चीचाचू। और पता है सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? मीडिया जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, इनका काम होता है सरकार और जनता को आपस में। उबर इज इंडियन, उबर इज नॉट इंडियन। ओला इज रखना, उनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करना अनबायस होकर। यहाँ पे मीडिया वो करती नहीं है। यहाँ पे मीडिया वो दिखाती है जो सरकार आपको दिखवाना चाहती है। एक वंदे भारत ट्रेन को लेके हम इतना ज्यादा प्राउड फील करते हैं, जबकि एक वंदे भारत किसी डेवलप या दैट इज ट्रू, वंदे भारत इज अ गुड ट्रेन, बट इट्स नॉट लाइक ऐसा कि प्राउड वाली चीज है। इट्स मच नीडेड। में एक एवरेज ट्रेन है। हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड इतना कम कर दिया कि वंदे भारत में हमको लग्जरी लगने लगा है, जबकि इसी वंदे भारत के अंदर एक पैसेंजर को कोई पॉलिटिशियन मार के चला जाता है और उसके खिलाफ पुलिस एक्शन कुछ हो नहीं पाता है। यहाँ की रूलिंग पार्टी पावर में आते ही अपने ऑफिस पे ऑफिस बनाया जा रहा है। इनफैक्ट बीजेपी के इतने ऑफिस है इंडिया
इंडिया में आपको गांव-गांव पे आपको 5 स्टार लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा बीजेपी ऑफिस का। इतना कपड़ा तो कांग्रेस ने किया, उसके बाद भी कांग्रेस ने कहीं पे भी अपने ऑफिस नहीं बनाए, पर बीजेपी का ऑफिस हर जगह। इनफैक्ट वो जो रेखा गुप्ता आई ना दिल्ली में, आते ही सबसे पहले अपना ऑफिस का इनॉग्रेशन कर दिया। मतलब स्कूल जाए भाड़ में, हॉस्पिटल जाए भाड़ में, हम बनाएंगे अपना ऑफिस। लाखों करोड़ों के फ्लैट्स तो ऐसे ही बांट दिए गए। पर अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर वोट देने वाली जनता अभी भी बहुत ही ज्यादा घूरी है, उनको कुछ समझ में आता ही नहीं कि सरकार कर क्या रही है। वो वोट देंगे, अच्छा ये यादव है, हम भी यादव है, अच्छा ये मेरे ऊपर क्यों ले रहा है भाई? ओए इसको यादवों से क्या दिक्कत है? चैट हूँ मैं यादव, दूंगा अखिलेश यादव को वोट। चैट अखिलेश यादव को वोट दूंगा चैट में। जय भीम वाला है, हम भी नीलाल दिल जय भीम वाला है, ये ले वोट ले वोट ले वोट ले वोट ले। और जब तक ऐसे जाति और धर्म के नाम पे वोट दिया जाएगा तब तक हमारे देश में बिल्कुल भी तरक्की नहीं आने वाली। और जब तरक्की नहीं आती तो आपको पता है हमारे देश की इकोनॉमी और जीएसटी पे उतना ज्यादा असर पड़ता नहीं है, वो घटता ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए मोदी जी ने खुद ही जीएसटी लाए, जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार रूल था शुरू में, और जब जीएसटी को हटाया इस तरीके से मार्केट किया गया जैसे जीएसटी भाई किसी दाना वाले ने लगाया था। मोदी जी एकदम वहाँ पे ईश्वर बन के आए और जीएसटी हटाया और एकदम से महान काम कर दिया। यहाँ भी इन्होंने क्या गपलेबाजी की, आगे नोटबुक पे हम लोग जीएसटी को 0% कर देंगे, हम स्टूडेंट का भला सोचते हैं, हमें स्टूडेंट की चिंता है। पर क्या क्या इन लोगों ने कागज पे जीएसटी बढ़ा दिया, 12 से 18 कर दिया। अब भाई नोटबुक व्हाट? और लेकिन नोटबुक बनती तो कागज से ही है। तो कागज से ही बनता है ना। तो ओवरऑल जो नोटबुक पहले 104 रुपए की मिल रही थी वो 118 रुपए की हो गई, जो नोटबुक 50 की मिल रही थी वो 60 रुपए तक की हो गई। अरे जनता को बेवकूफ समझाए, कम से कम स्टूडेंट का सोचो। आज की जेन ज़ी ऑडियंस इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाली। और हमारी घूरी मीडिया सवाल पूछने के बजाय वहां पे वापस से गुणगान करने लगती है, वाह सरकार ने सिस्टम हिला दिया भाई, सरकार सिस्टम। और हमारा देश कभी भी इनोवेशन के बारे में सोचता ही नहीं, जैसे चाइना सोचता है। टेस्ला इंडिया में गाड़ी बेचना चाहती थी, जिस दाम पे वो बाहर बेचती है, उनके लिए उनको एक एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिसके लिए उनको कुछ कार्स के लिए इंपोर्ट टैक्स या फिर आप बोलो जब हम गाड़ी को मंगवाते हैं उसका टैक्स खत्म करना चाहती थी, ताकि वो टेस्ट कर सके मार्केट में किस तरीके से हम कार को बेच सकते हैं। पर इंडियन गवर्नमेंट ने इनको पूरी तरीके से मना कर दिया, बोला फैक्ट्री लगा तभी हम बेचने देंगे। इन सब चीजों से पता है क्या होता है, कोई भी कंपनी मार्केट को टेस्ट कर पाती नहीं। और आई मीन सी टेस्ला इंडिया में आना चाहती थी एंड गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंडिया में इस कंपनी को बनाओ, इस कार्स को इंडिया में बनाओ, जिससे हमारे इंडियन लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, दिस एंड दैट। तो लाइक यू नो इलॉन ने मना कर दिया था, ठीक है। एंड नाउ द कार्स आर एट लाइक, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है फिर हम 100% टैक्स लेंगे। तो कोई गाड़ी अगर 40 लाख की है तो वो इंडिया में 80 लाख की बिचेगी। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। द थिंग इज दैट गवर्नमेंट को जो है ना कुछ टाइम के लिए ट्रायल पीरियड देना चाहिए कि भाई पहले आप इतनी गाड़ियां बेचो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद कंपनीज को आना पड़ेगा इंडिया में। बिकॉज अदरवाइज कुछ कंपनीज आएंगी नहीं, बिकॉज उनको नहीं पता ना भाई कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए डाल दिए, इंडिया में गाड़ी नहीं बेच रही है, तो फिर वो क्या करेंगे? तो पहले उनको थोड़ा बहुत तो लाइक को टेस्ट किए बिना फैक्ट्री लगाना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होता, तो वो नहीं लगाए। ऑन द अदर हैंड चाइना इस टाइप, चाइना में भाई कितना ज्यादा टेस्ला चल गई है भाई। चाइना में सारी कंपनीज हैं भाई, सारी की फ्रीडम देता है कंपनी को, आओ हमारे मार्केट को टेस्ट करो, अगर अच्छा लगे तो फैक्ट्री लगा देना। और यही चीज टेस्ला ने चाइना में किया, और चाइना में 8 टेस्ला की इतनी बड़ी कंपनी है कि वहाँ पे हजारों लोग नौकरी करते हैं। पर यही विजन हमारे इंडियन गवर्नमेंट में नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए तो टैक्स, या फिर उनको अच्छे से पता है अगर टेस्ला इंडिया में आ गई, टेस्ला की फैक्ट्री इंडिया में बन गई, उन्होंने मार्केट टेस्ट कर लिया तो हमारे इंडियन ब्रांड की बैंड बच जाएगी, हमारे इंडियन ब्रांड को कंपटीशन मिल जाएगा, उनको गाड़ी अच्छी करनी पड़ जाएगी। और वोट के नाम पे ये लोग जो कितना खुल्लम खुल्ला पैसा बांटते हैं ना, 7,500 करोड़ बिहार इलेक्शन में दे दिया, और स्टूडेंट को हर महीने 1000 देने का वादा कर दिया गया। इन लोगों ने बिल्कुल ही मजाक समझ रखा है देश को। आज हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा है ना जितनी कोई हद नहीं है। मतलब इलेक्शन का बजट 7,500 करोड़, इससे कम बजट तो इसरो के साइंटिस्ट लोगों का है, उनको इतना पैसा नहीं मिलता। अगर उनको इतना पैसा मिले तो वो लोग क्या क्या ना करते हैं हमारे देश के लिए। पर इसरो के साइंटिस्ट से ज्यादा, हमारे हॉस्पिटल से ज्यादा, हमारे स्कूलों ज्यादा खर्चा कहाँ होता है? इलेक्शन के वोट लेने के लिए। मतलब इनको अपने देश की चिंता नहीं है, इनको बस अपने वोट्स की चिंता है। कभी ये कहेंगे संस्कृत हमारी साइंटिफिक भाषा है, कभी ये लोग किसी पाखंडी बाबा से मिलने चले जाते हैं और ज्यादा पाखंड को बढ़ावा देते हैं। और मोदी जी का तो अलग ही हिसाब है, इतनी फोटो लेते हैं, इतनी फोटो तो भाई कांग्रेस वाले भी लेते हैं, वो बस सुमड़ी में अपना स्कैम करते हैं। कभी भी इस चीज को फोटो लेके अपना वो फोटो शूट नहीं करते भाई, अपने आपको जॉन अब्राहम नहीं समझते कांग्रेस वाले। इन द एंड इस वीडियो को अगर शॉर्ट समरी कहा जाए तो इस वीडियो मेरे कहने का मतलब यही था, हमारे देश में करप्शन इस तरीके से हद हो चुकी है कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। चाहे मैं उठाऊं, अगर मेरे बदौलत अगर 10 लोगों को भी मैं इंस्पायर कर पाता हूं, वो 10 लोग भी किसी और 10 को कर पाते तो मेरे लिए इतना ही काफी है। मेक श्योर सरकार सवाल पूछो। इट विल बी डन चैट 10 more years everything gonna be changed। 10 साल 5-10 साल में आई पर्सनली थिंक इंडिया में चेंजमेंट आने वाले हैं, ठीक है। एंड इट इज मस्ट नीडेड। ये जो नई जेन ज़ी है ना भाई, ये बड़े हो रहे हैं एंड दे अंडरस्टैंड, बिकॉज एवरीवन वांट्स अ चेंज। बिकॉज देखो लोगों को इंडिया छोड़ के जाने का कुछ मन नहीं है। द ओनली रीजन यू आर लिविंग फकिंग इंडिया बिकॉज यू वांट अ गुड रोड, एक अच्छा पार्क, एक अच्छी चलने की जगह, रात में अच्छी लाइट, ठीक है ना, पार्किंग की जगह। ये नॉर्मल चीजों के लिए दोस्तों लोग इंडिया छोड़ रहे हैं। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं जापान इसलिए नहीं जाता बिकॉज भाई जापान में बहुत स्पेशल, मैं इसलिए जाता बिकॉज वहां पे भाई चलने की जगह ज्यादा अच्छी है, ठीक है। वहां पे जब भी मैं जाता हूँ भाई, मैं लोगों को देखता हूँ कि कोई परेशान नहीं करता, मैं घूमता हूँ, टहलता हूँ, गाड़ी चलाने की जगह अच्छी है, कोई रोड खराब नहीं है, ठीक है, कूड़ा कचड़ा कहीं पे भी नहीं डला। और ये चीज देख के कुछ दिनों में मेरा पेट अच्छा हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, गोरा हो जाता हूँ और मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। अभी मैं अपने घर से नीचे उतर निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ इधर कूड़ा डला हुआ है, उधर कूड़ा डला हुआ है। आगे गया तो भाई एक बंदा ऑटो वाले के ऊपर चिल्ला रहा है कि बहन के लोड़े कैसी गाड़ी लगा दी तूने, तो जगह दिखता नहीं है ये। आगे जा रहा हूँ तो मेरी BMW में किसी ने ठोक दी, ठीक है ना, उसको अलग गुस्सा आ रही है। ऑल दैट स्टफ व्हिच हैपेंस, मुझे नहीं पसंद भाई वो चीज। तो नो वन वांट्स टू लीव इंडिया, दे वांट अ चेंज भाई।
लोगों के पास अगर पैसा आएगा इन द एंड तो वो यही करेंगे कि भाई मैंने अपनी ये सारी चीजें देखी हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन प्यार हर किसी को है, लोग चाहते हैं कि भाई इंडिया में बेस्ट को, हमारे पास सब कुछ है, रेगिस्तान है भाई हमारे पास भाई देहरादून है, हिमाचल है, ठीक है ना, हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है, वी हैव केरला, ठीक है, वी हैव गोवा, हमारे पास बेस्ट प्लेसेस हैं चाहे, ठीक है। द ओनली थिंग वी नीड टू डू इज दैट कि बहनचोद अपने घर को साफ रखो और अपने घर की टेक केयर करो, ठीक है, वो वाली दिक्कत है।